जी, प्राइमल से डुअल कन्वर्जन हम सीख चुके हैं, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। प्राइमल से नो डुअल। सर। नो सर। अच्छा, आपने कुछ चीजें याद करनी है थोड़ी देर के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमल डुअल रिलेशनशिप। तो प्राइमल डुअल में बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप आपको नजर आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्या मैं कह सकता हूं ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है और उस प्राइमल का जो डुअल है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, कह सकता हूं? बताइएगा। ये जो प्राइमल है और उसका जो हम डुअल कहते हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं है बल्कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इक्विवेलेंट होता है कि सेम जो चीज ये है और दूसरी चीज में भी वही चीज डिस्क्राइब हो रही है, जबकि डुअल एक टोटली डिफरेंट बिहेवियर है। जैसे एक हेड है और एक कॉइन है, दोनों की अपनी एग्जिस्टेंस है, ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। तो आप माइंड में रखें, जो प्राइमल प्रॉब्लम का डुअल होता है वो प्राइमल का इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, उसी प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, लेकिन उसकी ऑपोजिट फॉर्म है। तो अब हम देखते हैं कि प्राइमल डुअल में रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट थ्योरम या फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ये आपको नजर आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन या थ्योरम को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन नजर आ रही है आपको। कैपिटल एक्स, कैपिटल वी, कैपिटल वाई, कैपिटल यू, और इन एक्स और वी की मल्टीप्लीकेशन, वाई और यू की मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों टर्म्स का जो सम है ये क्या होना चाहिए? जीरो। ये कंडीशन कह रही है, ये कंडीशन कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने देखना है ये x क्या है, ये y क्या है, और v और u क्या है। इससे पहले मुझे ये बताइएगा, आपको प्राइमल प्रॉब्लम अगर रेडी मिक्स लूं तो आपको एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो रेडी मिक्स में कोई बताएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं? जी, दो होती है सर। रेडी टू मिक्स सर। टू, x1 और x2। दो होती है सर, दो होती है, दो। दो होते हैं, बिल्कुल। और रेडी मिक्स में अगर दो वेरिएबल हैं तो इसकी डुअल में कितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी, जो डुअल में कन्वर्ट किया था हमने? टू सर। टू ही होंगे सर। ये वेरिएबल्स की एसोसिएशन होती है। तो प्राइमल में हमने रेडी मिक्स, आज भी मैं रेडी मिक्स एग्जांपल को साथ लेके जाऊंगा। तो प्राइमल में टू वेरिएबल्स होते हैं और डुअल में टू कंस्ट्रेंट्स। तो प्राइमल जो रेडी मिक्स है उसमें कंस्ट्रेंट्स कितनी थी? जी, प्राइमल की नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कोई बताएगा? रेडी मिक्स मॉडल सबको याद है, कितनी कंस्ट्रेंट्स थी रेडी मिक्स में? दो मटेरियल के बारे में थी, M1 M2, दो मार्केट डिमांड थी, टोटल कितनी कंस्ट्रेंट्स? फोर सर। फोर कंस्ट्रेंट्स। तो प्राइमल में अगर फोर कंस्ट्रेंट्स हों तो डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स कितने होंगे? ये चीजें मैं याद करवा रहा हूँ। सर 4। फोर ही होंगे, फोर होंगे सर। जितनी प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स होती हैं उतने ही वेरिएबल्स होते हैं। अब आप देखिएगा ये x क्या है, ये x है, ये x वेक्टर की फॉर्म में है। ये जो x है ये वेक्टर की फॉर्म में है, और इस वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो आप कह सकते हो ये x वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं? प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स को कैपिटल X लिखा जा सकता है। तो प्राइमल के रेडी मिक्स के केस में कितने वेरिएबल्स अभी हमने कहे? टू वेरिएबल्स। तो x जो वेक्टर है इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं। y जो वेक्टर है ये डुअल वेरिएबल्स का है। कितने डुअल वेरिएबल्स रेडी मिक्स का जब हमने प्राइमल से डुअल कन्वर्ट किया था तो कितने वेरिएबल्स बने थे डुअल के?
बता क्यों नहीं रहे? लेक्चर आज चलेगा? स्टार्ट दे सकता हूँ मैं लेक्चर का? 2 सर। डुअल के कितने वेरिएबल्स? 4। 4। यस। अच्छा, अब आपके जो x है उसमें 2 वेरिएबल्स है, x1 x2। हाँ ठीक है, ओके। आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, आप ना ही बोले तो अच्छा है सर 4 वेरिएबल। हाँ, बहुत देर बाद, अभी तो हम बहुत दूर चले गए हैं, आप बहुत देर बाद आंसर कर रहे हैं। चलिए, x में नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 2 और x वेक्टर के एलिमेंट्स 2 होंगे। y, कैपिटल Y, ये y वेक्टर है और डुअल वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स होंगे? 4। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स कितने हैं जब हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे? प्राइमल प्रॉब्लम जो रेडीमिक्स है, जब हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो कितने स्लैक वेरिएबल्स चाहिए? और स्लैक वेरिएबल्स होते हैं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी उतने ही स्लैक वेरिएबल्स चाहिए। तो प्राइमल के कितने स्लैक वेरिएबल्स होंगे? 4 सर। 4। यस, वेरी गुड। तो 4 प्राइमल के 4 स्लैक वेरिएबल्स है। डुअल के कितने स्लैक वेरिएबल्स होंगे? 2 सर। डुअल की कंस्ट्रेंट्स कितनी है? प्राइम रेडीमिक्स मॉडल की बात होगी। 2। 2। अब आप जरा देखिएगा, ये जो u है, कैपिटल U, अभी याद कर लें, प्राइमल जो प्रॉब्लम है उसके स्लैक वेरिएबल्स को हम u से मेंशन करेंगे, और ये जो v है ये डुअल के स्लैक वेरिएबल्स। अब आप देखोगे ये प्राइमल के डिसीजन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डुअल के स्लैक के साथ। डुअल के स्लैक के साथ। और डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? प्राइमल के स्लैक के साथ। प्राइमल के स्लैक। गुड। अब आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ये कहती है कि प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डुअल स्लैक के साथ, और डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स के साथ, और उनसे जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? 0। टोटल आंसर होना चाहिए 0। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। ये चीज क्लियर हुई है? यस सर, क्लियर है। अब आपने देखा होगा डिसीजन प्राइमल के हैं और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है दूसरे प्रॉब्लम के स्लैक के साथ। इधर डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स हैं और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है दूसरे प्रॉब्लम के स्लैक के साथ। तो ये जरा नोट करिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रेडीमिक्स को, और रेडीमिक्स के साथ इस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को डिटेल में देखते हैं। अभी आपके पास कैपिटल एक्स और ये कैपिटल में डेटा है, तो जब हम प्राइमल रेडीमिक्स प्रॉब्लम को लेंगे तो ये 2 वेरिएबल, अच्छा ये बताएं, ये 2 वेरिएबल्स हैं एक्स के, v के कितने होंगे? डुअल स्लैक कितने होंगे वेरिएबल्स? आवाज नहीं आई। सर 2। 2। तो इट मींस जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की सेंस बनती है। इसी तरह y 4 वेरिएबल्स हैं और प्राइमल के स्लैक भी 4 है, तो ये आपको एक और चीज कॉमन इधर नजर आ रही है। आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को देखने लगे। ये आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ये देखें, मैंने प्राइमल के सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू है, तो u1 u2 u3 u4। आपको याद होगा जब हमने ये रेडीमिक्स प्रॉब्लम उस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आए थे शुरू में, तो हमने S1 S2 S3 S4 लिए थे, क्योंकि इधर प्राइमल और डुअल दोनों को साथ साथ लेके जाने। तो फिर हमने U सीरीज जो है ये प्राइमल स्लैक के लिए रख ली
और V सीरीज हमने डुअल स्लैग के लिए रख ली है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डुअल में कन्वर्ट करना आपको आता है, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया डुअल में, इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। तो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, -V1 -V2 के साथ इक्वालिटी मेंटेन कर ली। अब आप देख सकते हो ये प्राइमल डिसीजन, प्राइमल स्लैग, डुअल डिसीजन, डुअल स्लैग, सारी पिक्चर आपके सामने आ गई है। और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कह रही है, इस x1 x2 को मल्टीप्लाई करें V1 V2 के साथ, यानी प्राइमल डिसीजन को डुअल स्लैग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डुअल डिसीजन को प्राइमल स्लैग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, ये आपने देख लिया, पहले प्राइमल डिसीजन 2 है, स्लैग डिसीजन भी 2 है, डुअल डिसीजन 4 है, तो प्राइमल स्लैग भी 4 है। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखना है। ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, ये जो अभी मैं स्किप कर रहा हूं, सिर्फ यही बता रहा हूं कि अगर प्राइमल के 2 डिसीजन है तो डुअल के 2 स्लैग होंगे, प्राइमल डुअल के 4 डिसीजन है तो प्राइमल के 4 स्लैग होंगे। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं जी। वेक्टर की फॉर्म में जो डेटा था, जब आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मिल गया और आपको पता है कि ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, तो फिर आप उस वेक्टर फॉर्म को ना एक्सपेंड कर दें। 2 वेरिएबल है तो आपके पास ये जो x और v था उसको एक्सपेंड कर लें। x1 v1 वो था कैपिटल X और कैपिटल V। तो जब 2 वेरिएबल प्राइमल है और 2 स्लैग डुअल है तो आप उनको समेशन के साथ लिख सकते हैं। तो x और v की समेशन प्लस y और u की समेशन, ये मिलकर 0 होनी चाहिए। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो x1 v1 x2 v2, ये तो हो गया आपका प्राइमल डिसीजन और डुअल स्लैग। फिर डुअल को करना है y1 u1 y2 u2 y3 u3 y4 u4 इक्वल टू 0। अब आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में जब डिफाइन किया तो ये एक्सपेंशन होगी। अब आपने देखा ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। अगर मेरे पास ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम होता, 3 वेरिएबल, तो यहाँ x1 v1 x2 v2 x3 v3 उसी हिसाब से एक्सपेंशन होगी। तो जनरल फॉर्म में आप ले लें xi vi समेशन yj uj समेशन, जितने वेरिएबल्स आपके आएंगे ये आपके प्राइमल के, तो जाहिर है उतनी ही कंस्ट्रेंट्स होंगी और उतने ही उसके स्लैग वेरिएबल होंगे। जी कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक, बताइएगा। नो सर। No, sir. अब आप क्या करोगे, ये 0 कब होती है, अगर ये इसमें से हर टर्म, क्योंकि समेशन है सम सम सम, ये 0 उस वक्त होगी जब ये तमाम टर्म्स अलग अलग 0 होंगी। यानी फर्स्ट टर्म ये 0 हो, सेकंड टर्म ये भी 0 हो, थर्ड टर्म ये भी। जब सारी टर्म्स इंडिविजुअल लेवल पे 0 होंगी तभी ये 0 होगा। अगर उनमें से एक भी टर्म 1 हुई तो आपका ये 0 नहीं हो सकेगा। इट मींस जब हमने कहना है कि ये आपकी होल्ड कर रही है राइट हैंड साइड 0, तो इट मींस हमें ये भी पता है कि ये इंडिविजुअल टर्म सारी की सारी 0 होनी चाहिए। एक तो ये पता चल गया, लेकिन अब इंडिविजुअल टर्म भी 0 होनी चाहिए और वो है प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड v1। तो इसके लिए ये कब 0 होगी, x1 0 हो या v1 0, फिर ये 0 आएगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं ये प्राइमल अगर नॉन 0 है यानी बेसिक है, अगर प्राइमल बेसिक है तो डुअल स्लैग क्या होना चाहिए, Non-basic. नॉन बेसिक 0, तभी ये इनका आंसर राइट हैंड साइड पे 0 आएगा। दूसरी मैं ये भी कह सकता हूं अगर डुअल स्लैग नॉन बेसिक है तो प्राइमल क्या होगा, सॉरी तो एक मिनट, वो तो बात हो चुकी है। डुअल स्लैग अगर बेसिक होगा
तो प्राइमल डिसीजन क्या होगा? zero, नॉन बेसिक। नॉन बेसिक। तो जहन में रख लीजिएगा, अगर इसमें कोई एक बेसिक है तो दूसरा नॉन बेसिक होगा। तो इसको हम अगर जनरली देखें तो मेरे पास XV0 जनरल फॉर्म में लेना है। तो अगर आपके पास प्राइमल डिसीजन, प्राइमल वेरिएबल अगर ये बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? V, नॉन बेसिक। और अगर डुअल स्लैक बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग प्राइमल क्या होगा? नॉन बेसिक। इसी तरह YU को भी देख सकते हैं, अगर डुअल डिसीजन बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग प्राइमल स्लैग नॉन बेसिक होगा। इसी तरह अगर ये डुअल स्लैग बेसिक है तो प्राइमल डिसीजन क्या होगा? नॉन बेसिक। तो प्राइम आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन का आपको आइडिया हो गया है। अब हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के जरिए देखते हैं कि वो हमें क्या हेल्प करती है। तो अगर उसने हमें कोई हेल्प की तो हम कह सकेंगे कि प्राइमल और डुअल का आपस में बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है, तभी आपको ये फेवर देगी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। अब क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या है? आपको गिवन होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा हूं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। आपके पास गिवन क्या है? एक प्राइमल प्रॉब्लम जो रेडी मिक्स आपको है। और मैं अगर आपसे कहूं इस प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपको उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन? कोई बताएगा? जी, प्राइमल प्रॉब्लम आपके सामने है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये फाइंड आउट करना है, कैसे पता चलेगा? बोला तो सही। आपका प्राइमल प्रॉब्लम आपके सामने है, मैं सॉल्व करने के लिए दूं कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे? सर ये ग्राफिकल मेथड भी होगा, उससे भी हो सकता है, ग्राफिकल और एक मेथड होगा। अलजेब्रिक मेथड से भी हो सकता है। तो या तो आप यानी आप सिंप्लेक्स मेथड से ये सॉल्व करोगे और आपको इसका ऑप्टिमल अलजेब्राइक वे में करना है या ग्राफिकल में। तो सपोज मैं अलजेब्राइक वे में सॉल्व करता हूं। आपको याद है किसी को कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या था? रेडी मिक्स का कोई बताएगा वैल्यूज? 10 सर। sir 3 और 1.5, x1 आपका 3 टन था और x2 आपका 1.5। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या मैं इस वक्त स्टूडेंट्स मेरी बात भी सुन रहे हैं या नहीं? तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? 34 स्टूडेंट्स हैं। जरा हैंड रेस कर लें जो मेरी बात सुन रहे हैं अभी। जिन तक मेरी आवाज जा रही है वो जरा हैंड रेस करें प्लीज। देखते हैं कितने सो रहे हैं और कितने जाग रहे हैं। हैंड रेस करें सारी क्लास। अभी भी ये मैं नाम बता देता हूं, उनको एब्सेंट मार्क कर देते हैं जो मेरी बात सुन नहीं रहे। और वो है अदील अहमद, बिलाल तारिक, इनामुल हक, अबू सुफियान, अवैस अशरफ, सफीरुल हसन, शाहजेब अकरम, वलीद अहमद। ये लोग अभी मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं अभी अटेंडेंस लगाने लगा हूं और इनको एब्सेंट मार्क कर रहा हूं। ये सुन लें दोबारा से अगर कोई गलती नहीं हो रही। अदील अहमद, अदील अहमद, अवैस अशरफ ने भी हैंड रेस कर लिया, अदील ने भी कर लिया, बिलाल तारिक, इनामुल हक, अबू सुफियान, सफीरुल हसन, ये अभी तक सो रहे हैं। तो हम अटेंडेंस की तरफ आते हैं। बिलाल तारिक, आप जरा थोड़ी देर के लिए, जो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे जरा टाइम दें। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन आने के बाद सो जाएं। मैं कर रहा हूं एब्सेंट बिलाल तारिक को। बिलाल तारिक
एब्सेंट। अभी हैंड डाउन ना कीजिएगा। इनामुल, अब बिलाल तारिक माइक ऑन करना जरा। शाहजेब अकरम जरा माइक ऑन करना। आप तक मेरी आवाज, आप कहाँ दही लेने चले गए थे? नहीं सर, मेरा लैपटॉप से स्टक आ रहा है बार बार। तो मैं कितनी देर एक तक मिनट सर, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ। मैंने अभी 7 छोटे स्पीकर अटैच किए हैं तो फिर आवाज आना शुरू हुई है मुझे। आपके ना बोलने से हमारी पूरी क्लास के 10 मिनट्स वेस्ट हुए हैं। अभी आप देखें, 2 अभी भी हैं, अबू सुफियान और सफीरुल हसन, इनको मार्क कर देते। अबू सुफियान और सफीरुल हसन। अबू सुफियान और सफीरुल हसन। सफीरुल हसन, और इसको कर देते हैं सेव। ये लोग अटेंडेंस लगाने के लिए आए हैं जी, राइट। चलो थोड़ा सा टाइम जाया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं जी। मैं जब आप आंसर नहीं कर रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी दूसरे स्टूडेंट भी आंसर नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप देखोगे बहुत। ये हैंड डाउन कर ले प्लीज, सारे हैंड डाउन कर ले। किसी वक्त दोबारा से भी आपको हैंड रेस करने के लिए कहा जा सकता है। अच्छा जी, हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आपके सामने ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है, जब हमने इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, तो हमारे पास इसका ऑप्टिमल आंसर आया था। ये आपके सामने इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। x13 कंप्लीट फॉर्म में, x2 1.5, और 2 स्लैक वेरिएबल्स भी थे s3 और s4, जो कि इधर आपको u3 और u4 नजर आ रहे हैं, 2.5 एंड 0.5। और जो s1 और s2 थे वो नॉन बेसिक थे, जीरोस, वो भी u1 और u2 है। और आपकी ऑप्टिमल वैल्यू z की क्या निकली थी? $21,000। तो आपके पास सफीरुल हसन ने भी हैंड रेज किया जी। कैसे आना हुआ सफीर? माइक ऑन करें। यस सर। आपने माइक ऑन, हैंड रेज किया, क्या कहना चाह रहे हैं? हमें कुछ बताना चाह रहे हैं? वो सर मिस्टेक से हो गया। मिस्टेकनली। आपकी एब्सेंट मार्क हो चुकी है, आपको पता है? नो सर। आप, मैंने सबको क्लास को कहा था माइक ऑन करें, आपने माइक ऑन नहीं किया। बार बार अनाउंसमेंट हुई, आपने ऑन नहीं किया। क्या वजह थी? वो सर लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था। अब आइए दोबारा, रिकनेक्ट हुआ है अब। अच्छा चले, क्या कर सकते हैं? अगर वैसे फिर आप बताइएगा कि जब से कोरोना आया है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ, जब से कोरोना आया है दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ कौन सा है? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ। सर वैसे तो यही वाला है, इंटरनेट कनेक्शन से। कौन से वाला? जनरल। नेट जनरल यही है, क्लास में Reconnect इंटरनेट हो कनेक्शन जाएगा। चला गया है। डिस्कनेक्ट हो गया। चले, चले वापस आते हैं। तो सफीर आपकी मैं प्रेजेंट मार्क कर दूंगा, आपने मेरे साथ साथ जवाब देना है जो मैं कर रहा हूँ जी। प्राइमल हमारा क्लास ही ना जाया हो जाए तो हम छोड़ते हैं। जिन्होंने एब्सेंट होना है दफा करें उनको। अच्छा, ये आपका प्राइमल है। आपने जब सॉल्व किया तो उसका ये ऑप्टिमल निकला। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है और आपने उसको सॉल्व करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द डुअल। के डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। कोई बताएगा डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालें? सर पहले इस प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करेंगे, फिर सर या ग्राफिकल मेथड सर या सिंप्लेक्स मेथड से करेंगे सर। आप डुअल को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो। प्राइमल से जब डुअल कन्वर्ट कर लिया तो फिर डुअल को आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करोगे। जाहिर है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट एम टेक्निक लगेगी और आपको आंसर मिल जाएगा।
ये मेथड जो है ना, इससे हम बचना चाह रहे हैं। हमें प्राइमल और डुअल में ऐसा रिलेशनशिप नजर आया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, तो हमें डुअल को सॉल्व किए बगैर हम डुअल का ऑप्टिमल बता सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। यही टॉपिक आज का टॉपिक है कि आपने, अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है और उसको आप सिंप्लेक्स से सॉल्व करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो, तो उसका डुअल अगर आपसे पूछा जाए, डुअल ऑप्टिमल, तो आपको डुअल को सॉल्व किए बगैर आप उसका ऑप्टिमल बता सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो ये करने लगे हैं, देखते हैं ये कैसे होता है। प्रॉब्लम पता चल गया, टारगेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आज के टॉपिक का? यस सर। जी, आ जाए वापस। ये आपका प्राइमल है, ये इसका डुअल है, ये प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म, ये डुअल स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें एक का मालूम है, तो आप मुझे बताएं डुअल का निकालना है। मुझे बताएं x1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते थे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस? डुअल के स्लैक के साथ। नाम क्या है उसका डुअल का स्लैक? x1 को किससे मल्टीप्लाई करना? v1। तो मुझे बताएं x1 3 है, तो v1 क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है? 0 होगा सर। 0। अब देखें, ये जो आपका डुअल का आंसर निकलने लगा है कॉम्प्लीमेंट्री से, तो v1 होगा 0। x2 1.5 है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x2 को? V2 के साथ। V2 के साथ सर। v2 क्या, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 0। तो देखें दो वैल्यूज हमें डुअल की पता चल गई। u1 0 है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा u1? x1। नो, u1 y1, ये प्राइमल स्लैक है, तो डुअल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो u1 ने मल्टीप्लाई होना है y1 के साथ, तो u1 0 है, y1 क्या होगा? उसकी कोई वैल्यू होगी सर। यानी वो नॉन जीरो कुछ ना कुछ होगा, वैल्यू तो नहीं भी हमें पता, नॉन जीरो होगा क्योंकि ये 0 है। दूसरी बात, u2 0 है, y2 क्या होगा? वो भी नॉन जीरो होगा सर। वो भी नॉन जीरो होगा, या हम कहेंगे बेसिक होगा। u3 2.5 है, तो y3 क्या होगा? नॉन बेसिक। आंसर बताएं, इसमें तो आंसर बता सकते हैं। 0 सर। 0, तो मींस एक और वेरिएबल की वैल्यू हमें पता चल गई। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल 0 होगा? y4। इट मींस हमें 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल गई। v1 0, v2 0, y3 0 और y4 0। ये दो वैल्यूज रह गई y1 और y2 जो कि नॉन जीरोस है। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट? हमें क्या पता चला, ये गिवन है या प्राइमल से हमने सॉल्व किया हुआ है ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल। x1 x2 बेसिक है, ये दो जीरोस पता चल गई, और दूसरी हमें y3 y4 जीरोस पता चल गई। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू जीरोस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से कहा, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, डुअल की स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेस कर दे। v1 0, y3 0। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? 6y1 प्लस y2 इक्वल टू 5। इसमें v2 0, y4 0, y3 0, तो इधर से क्या निकलेगा? 4y1 प्लस 2y2 इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशंस हमें ये मिल रही है इन जीरोस को पुट करते हुए डुअल की स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये तो आसानी से सॉल्व हो सकती है, लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 2 कैंसिल करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 12y1 2y2 10, और इसको वैसे ही रहने दें। नो इश्यू।
नो सर। आप सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन नीचे वाला चेंज हो जाएगा, 12 माइनस 4 8/1, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, तो y1 इक्वल टू 6/8 जो कि सिंप्लीफाई होके 3/4। तो देखिए y1 भी हमें मिल गई है। इस y1 को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, तो मैं इसमें पुट करने लगा हूं, 6 इंटू 3/4 प्लस y2 पुट किया, y2 भी मिल गई 1/2। तो आप कह सकते हो, जरा बताइएगा, v1 क्या है 0, v2 0, y1 क्या है 3/4, 3/4, y2 क्या है 1/2। 1/2 और y3 और y4 जीरोस। इसका मतलब है ये जो नया सॉल्यूशन हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से निकाला, ये है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। समझ में आई बात? यस सर। तो आपकी z की ऑप्टिमल वैल्यू प्राइमल में 21,000 है, तो डुअल की ऑप्टिमम वैल्यू वही होगी जो प्राइमल की ऑप्टिमम वैल्यू होती। मतलब डुअल में वेरिएबल यूज करते हैं हम w, तो w क्या होगा 21, सेम होगा जो प्राइमल के ऑप्टिमल वैल्यू। अब क्लियर हो गया, सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। यस सर। यस तो यहां से हमें एक चीज पता चली, ये बाकी मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन रखी हुई है। एक चीज पता चली, अगर आपके पास कोई प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं ये प्राइमल का सॉल्यूशन, ये फिजिबल है। क्यों? सारी वैल्यूज पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो आपके पास ये एक सॉल्यूशन है जो प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है, लेकिन साथ ये ऑप्टिमम भी है। अगर आपके पास प्राइमल का कोई फिजिबल सॉल्यूशन है और वो ऑप्टिमम भी है, तो उसका डुअल फिजिबल है या इनफिजिबल देख सकते हैं हम। ये डुअल निकाला है हमने, तो बताएं इसको देख के ये फिजिबल है या इनफिजिबल। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इट मींस ये फिजिबल है। तो यहां से ये पता चला, अगर प्राइमल का कोई फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम भी हो, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल भी होगा और वो डुअल का ऑप्टिमम भी होगा, ऑप्टिमम टू द डुअल। ना सिर्फ डुअल फिजिबल और ऑप्टिमम होगा, बल्कि उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होगी जो प्राइमल की ऑब्जेक्टिव वैल्यू के साथ। तो आप देखिएगा, इफ ये आप याद कर लें, मैंने ये सबसे पूछना है जो अभी मैं सिखा रहा हूं। इफ द feasible solution to the primal is optimum, then corresponding dual solution will be feasible and optimum to the dual, और साथ with the same value of objective function z and w। याद हो जाएगा ये जी? यस सर, याद हो जाएगा सर। तो मैंने सिर्फ ये कहा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का और वो ऑप्टिमल भी है, ये अगर मैं आपको बता दूं, तो आप डुअल के बारे में गेस कर सकते हो कि इसका डुअल फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर इसके प्राइमल और फिजिबल सॉल्यूशन तो होंगे ना, तो फिर उसका सभी डुअल भी फिजिबल और ऑप्टिमम होगा। आपका कोई भी मॉडल क्यों ना हो, आपका अगर प्राइमल ऑप्टिमम है तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल होने के साथ साथ ऑप्टिमम भी होगा, और ऑप्टिमल वैल्यू भी दोनों की सेम होगी, सी और डब्ल्यू सेम होगी। आई थिंक एक चीज हमने इधर देख ली है, दूसरी चीज हम देखने लगे हैं, वो क्या है? ये दूसरा प्रॉब्लम, ये मैंने एग्जांपल 1 लिखा है, एग्जांपल 2 करने लगे। आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है और एक आपको सॉल्यूशन ये गिवन है, ये है फिजिबल है, प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन, लेकिन नॉन ऑप्टिमम है। तो अगर आपको दे दिया जाए कोई प्राइमल का फिजिबल और नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन,
तो हमने देखना है कि इसका डुअल क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये प्राइमल का जो सॉल्यूशन गिवन है, जिसको मैंने कहा फिजिबल है लेकिन नॉन ऑप्टिमम है, अगर मैं आपसे कहूं मुझे कैसे पता चला कि ये इसका नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, तो कोई बता सकता है ये मुझे कैसे पता चला, मैंने कैसे लिखा है और कहां से देख के लिखा है? जी, कोई स्टूडेंट बताएगा कि मैं अगर आपसे अभी कहूं कि ये आपके पास रेडिमिक्स मॉडल है, इसका कोई एक नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन लिख के दिखाएं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑप्टिमल तो आप ढूंढ लेते हैं, नॉन ऑप्टिमम कैसे ढूंढेंगे? क्या मेथड है आपके पास? नो आइडिया? जिसका माइनस होगा, माइनस नहीं, मैं नॉन ऑप्टिमम की बात कर रहा हूं, नॉन ऑप्टिमम। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने रेडिमिक्स मॉडल को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया था, कितनी आइटरेशंस में आंसर आया? 3 to 4, 2 to 3। थ्री आइटरेशंस में। थर्ड आइटरेशन में ऑप्टिमम सॉल्यूशन में मिल गया था। थर्ड आइटरेशन में था x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 1.5 और u3 2.5 और u4 मेरे ख्याल में क्या था वो, जो भी उधर आया था। अब आपकी जो आइटरेशन 1 है या आइटरेशन 2, उसके सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? आइटरेशन 2 में मैं सॉल्यूशन उठाता हूं कि आइटरेशन 2 में बेसिक सॉल्यूशन क्या है, वो ऑप्टिमम होगा या नॉन ऑप्टिमम? नॉन ऑप्टिमम। नॉन ऑप्टिमम आप कह सकते हो। अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपने अलजेब्राइक वे में किया, तो उसके जितने भी आइटरेशंस में सॉल्यूशंस हैं एक्सक्लूडिंग ऑफ लास्ट आइटरेशन, उसके अलावा सारी आइटरेशन में जो सॉल्यूशंस पड़े हैं वो नॉन ऑप्टिमम होंगे। तो आप उस आइटरेशन से उठा के भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है इधर, ये आइटरेशन 2 का बेसिक सॉल्यूशन है। अब क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। इसके आपके कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ऊपर वाला सॉल्यूशन होगा, जो सेकंड लास्ट सॉल्यूशन इसका होगा, वो नॉन ऑप्टिमम होगा। यानी एक ही ऑप्टिमम टेबल, एक सॉल्यूशन ऑप्टिमम होगा, जो बाकी पीछे सारी आइटरेशंस हैं उसमें जो भी सॉल्यूशन होगा वो नॉन ऑप्टिमम। ये तो मैंने बताया अलजेब्राइक वे में। मैं आपसे ग्राफिकल मेथड में पूछता हूं कि ये जो सी पॉइंट था इसका ऑप्टिमल, तो कोई नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताएं, कहां से कैसे बताएंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन? सर जो मैक्सिमम पॉइंट होगा सर, उससे उसके अलावा कोई भी पॉइंट ले सर वो। आप शेडेड रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो नॉन ऑप्टिमम होगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। मतलब अगर ज्यादा आसानी से देखने, 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक सी कॉर्नर पॉइंट तो ऑप्टिमम है, बाकी जो 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? वो नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। यस सर। तो इस अब वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अगर मेरे पास कोई प्राइमल आपका प्राइमल प्रॉब्लम है और मुझे उसके किसी नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन का पता है, जो कि मैंने इधर ये ले लिया, तो अब मैंने बताना है कि इसके डुअल का क्या स्टेटस होगा। पहले हमने देखा था प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेके हम देख चुके हैं कि डुअल का जो सॉल्यूशन था, करस्पॉन्डिंग डुअल, वो फिजिबल है और ऑप्टिमम टू द डुअल है। अब हम प्राइमल के नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन को लेके देख रहे हैं कि डुअल का सॉल्यूशन किस तरह का हो। तो ये एक प्राइमल और डुअल में एक खास रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आपको ये दिखाया जा रहा है, और ये आइंदा के लिए आप इस चीज को मेमोराइज कर लीजिएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, आपके पास ये एक प्राइमल प्रॉब्लम है, ये गिवन है, उसका एक नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो आपने फाइंड आउट करना है डुअल सॉल्यूशन को बाय अप्लाइंग
कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। उसी तरह आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस लगाएंगे जैसे अभी पिछली एग्जांपल में हमने किया था। सॉल्व करते हैं। प्राइमल आपके सामने है, डुअल इसका कन्वर्ट किया, प्राइमल स्टैंडर्ड, डुअल स्टैंडर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कहां पे लगाएंगे? गिवन क्या है? फीजिबल बट नॉन ऑप्टिमम, ये गिवन है ना आपके पास। यस सर। और देखें ये 20 है जी, सेकेंड आइट्रेशन में जी 20 था, यानी ऑप्टिमल नहीं है, और ऑप्टिमल 21 निकलेगा बाद में। तो ये यहां से भी पता चल रहा है कि ये ऑप्टिमम नहीं है। आपके पास अब नॉन ऑप्टिमम सोल्यूशन है प्राइमल का, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है? V1 क्या होगा? 0। 0। V2 क्या होगा? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव, नहीं नॉन सर, जीरो। नॉन जीरो होगा सर, पॉजिटिव होगा Two होगा, नॉन। two. Y1 क्या होगा? ये भी नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो। Y2 0 0। Y3 0 Y4 0 और W क्या होगा? 20 सर। अब हमारे पास जो मिसिंग रह गए नॉन जीरोस, उनको हम इस मॉडल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म जो डुअल की है इसमें प्लेस करके निकालते हैं। हमारे पास डेटा क्या है? V1 0, Y2 Y3 Y4 0। ये भी हमने इसमें से पुट करके देखा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो ये V1 को इधर 0 पुट करें, Y3 क्या है? 0, Y2 भी 0 है, तो इधर निकलेगा 6Y1 इक्वल टू 5। और V2 क्या है? नॉन जीरो, ये रहेगा। Y4 0, Y3 0, Y2 0। तो इधर दो वेरिएबल्स निकले, 4Y1 माइनस V2 इक्वल टू 4। ये डेटा आपके पास आ गया। तो Y1 तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो रहा है, Y1 इक्वल टू 5/6। और इस 5/6 को इसके अंदर पुट करें तो V2 आपको निकल आएगा, V2 होगा -2/3। अब सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो आप क्या लिखोगे? आपका डुअल है Y1 आपने 5/6 निकाला, Y2 कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ने बताया 0। आप देख सकते हैं, ये देखो Y2 इधर से 0 पता चला, Y3 0, Y4 0, V1 इसके हिसाब से 0, और V2 हमने अभी कैलकुलेट किया -2/3। तो बताएं ये जो डुअल है ये ऑप्टिमम है या नॉन ऑप्टिमम? नॉन ऑप्टिमम है सर। क्यों? प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम से है। दूसरी बात, ये फिजिबल है या इनफिजिबल? इनफिजिबल सर, कैसे पता चला इनफिजिबल है? माइनस की वजह से। निगेटिव आ रहा है सर। एक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब पता क्या चला यहाँ पे, अगर हमारे पास प्राइमल सॉल्यूशन फिजिबल और नॉन ऑप्टिमम मिले तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? इनफिजिबल। और इनफिजिबल होगा तो ऑप्टिमम का तो बताने की, वो ऑप्टिमम तो हो ही नहीं सकता, इनफिजिबल है, यही बात खत्म हो सकती है। लेकिन नॉन ऑप्टिमल होगा क्योंकि इनफिजिबल कभी भी ऑप्टिमम नहीं होता। तो इससे ये पता चला, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको एक प्राइमल प्रॉब्लम देता हूं और ये बता देता हूं कि ये प्राइमल का ये सॉल्यूशन है, और आपको ये भी बता देता हूं ये नॉन ऑप्टिमम है, तो आपके माइंड में सबसे पहली क्लिक क्या आएगी? इसका करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल सर। इनफिजिबल होगा। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी, ये वेरिफिकेशन है। इफ feasible solution to the primal is not optimum, then corresponding dual solution will be infeasible। होगा तो infeasible, लेकिन ऑब्जेक्टिव वैल्यू अभी भी सेम होगी, वो 20 था, ये भी 20 होगी। जी बताइएगा, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो आज हमने देखें, मैंने डुअल को सॉल्व किए बगैर आपको ये समझ लें
कि प्राइमल, आप ये समझ लें प्राइमल को जब आपने सॉल्व किया था तो 3 आइटरेशंस में सॉल्व हो रहा था। तो मैं आपको प्राइमल की फाइनल आइटरेशन से उसका करस्पॉन्डिंग डुअल भी बता सकता हूं वो क्या होगा। तो फाइनल आइटरेशन से पता चला प्राइमल फिजिबल एंड ऑप्टिमल, तो करस्पॉन्डिंग डुअल बगैर सॉल्व किए हुए डुअल को बता रहा हूं कि डुअल आपका जो सॉल्यूशन होगा वो फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा, और मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से वो आंसर भी बता सकता हूं वो डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन की वैल्यूज क्या होंगी। पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। और दूसरी बात, सेकंड आइटरेशन को अगर मैं देखूं प्राइमल की, तो सेकंड आइटरेशन फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमम है, तो मैं उस आइटरेशन का करस्पॉन्डिंग डुअल भी बता सकता हूं कि वो करस्पॉन्डिंग इनफिजिबल होगा, और उसकी वैल्यूज तक बता सकता हूं जो भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन के साथ निकाल सकता हूं। यस सर। यस सर। और फर्स्ट आइटरेशन थी, मैं बैक जा रहा हूं, पहले मैंने फाइनल आइटरेशन देखी प्राइमल की और आप उसका करस्पॉन्डिंग डुअल आपको कैलकुलेट करके बताया। मैंने फिर पीछे गया, सेकेंड आइटरेशन प्राइमल की देखी और उससे मैंने उसका करस्पॉन्डिंग डुअल आपको बता दिया कि वो इनफिजिबल होगा। ना सिर्फ इनफिजिबल बताया बल्कि उनकी वैल्यूज भी बताई। और फिर वापस गए फर्स्ट आइटरेशन में, तो उस फर्स्ट आइटरेशन जो है वो भी प्राइमल की नॉन ऑप्टिमम होगी। आप उसका करस्पॉन्डिंग डुअल कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वो क्या होगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूं। यस सर। तो अब आप कह सकते हो अगर आपका प्राइमल फिजिबल है और ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल होगा और ऑप्टिमम होगा, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होगी जो प्राइमल की ऑब्जेक्टिव वैल्यू। ये तो एक रूल ये सीख लिया। दूसरा रूल क्या कहा जा रहा है, अगर प्राइमल का कोई फिजिबल सोल्यूशन, यानी अगर प्राइमल का कोई सोल्यूशन फिजिबल हो और नॉन ऑप्टिमम हो तो करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल होगा, और ऑप्टिमम वैल्यू सेम वही होगी जो उस वक्त नॉन ऑप्टिमम प्राइमल की वैल्यू थी। आई होप अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। यस सर। तो आप कह सकते हो आपके पास अगर प्राइमल प्रॉब्लम है और मैं आपसे पूछता हूं कि इसके डुअल की ऑप्टिमम वैल्यू बताएं, तो आप प्राइमल, एक तो वे ये है आपके पास कि आप प्राइमल से डुअल कन्वर्ट करें और डुअल को सॉल्व करें। डुअल को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएंगी। दूसरा मेथड आपको ये भी पता चल गया कि डुअल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं प्राइमल में लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं, और अगर मैं डुअल में कन्वर्ट करूं तो कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस प्राइमल का डुअल अगर सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो एम टेक्निक से सॉल्व होगा। तो एम टेक्निक ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो क्या ये ज्यादा आसान नहीं होगा कि मैंने प्राइमल प्रॉब्लम आपको दिया और आपसे कहा डुअल का ऑप्टिमम निकालें, तो आप प्राइमल को सिंपलेक्स से सॉल्व करोगे, जब उसका ऑप्टिमम आ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के डुअल का ऑप्टिमम बगैर डुअल को सॉल्व किए बता सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस सर। और अगर आपके पास डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, यानी डुअल को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हो, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं। प्राइमल प्रॉब्लम है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स के साथ, प्राइमल प्रॉब्लम है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स के साथ। मैं आपसे पूछता हूं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताएं प्राइमल का, और आप कहेंगे कि अगर आप सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करोगे प्राइमल को तो एम टेक्निक से होगा। तो आपके माइंड में आता है कि मैं क्यों ना इसको डुअल में कन्वर्ट कर लूं। बताना प्राइमल ऑप्टिमम है, प्राइमल ही सामने है लेकिन ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट और एम टेक्निक से हो रहा है। एक माइंड में क्लिक आएगी कि प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करो, सारी कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगी, लेस देन इक्वल टू। तो डुअल को जब सॉल्व करोगे तो एम टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डुअल आसानी से सॉल्व कर ले। डुअल का जो ऑप्टिमम आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन उधर लगा के प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी बता सकते।
तो बताएं, इनडायरेक्ट बता सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन में? यस सर। तो आपके पास असल में जिंदगी और आसान हो रही है, ऑप्शन तो जरूर बढ़ रही है। आप कहेंगे ये तो मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। भाई मुश्किल नहीं, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, लग रहा है आपको कि ये मुश्किल है, अदरवाइज आपकी जिंदगी आसान हो गई है। आप हर प्रॉब्लम को आसान मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक बात रही कि अगर कोई मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स हैं प्राइमल की, तो फिर आप एम टेक्निक से नहीं बच सकते। क्यों? प्राइमल्स को सॉल्व करेंगे तो फिर भी एम टेक्निक आएगी, क्योंकि एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है, कुछ लेस देन है, एम टेक्निक से आएगी। अगर कोई सोचता है कि इसको डुअल में कन्वर्ट करके उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से ऑप्टिमल निकाल लेंगे, तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी कम से कम एक ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट आ जाएगी, तो उसको भी एम टेक्निक से करना पड़ेगा। तो इस केस में आप दोनों तरफ से एम टेक्निक लग रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन भी है। तो आपका प्राइमल डुअल रिलेशनशिप आपको ये बता रहा है कि जिस तरह प्राइमल का सिंप्लेक्स मेथड से हम आंसर ले सकते हैं, तो एक और मेथड है एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट, और इसको कहते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड सीखेंगे, और वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक। मींस अगर एम टेक्निक से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डुअल सिंप्लेक्स मेथड आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। तो आपको जिस दिन से डुअलिटी का पता चला है, तो जिंदगी आसान हो गई है, ये समझ लें। क्यों? इतना जबरदस्त रिलेशनशिप है प्राइमल और डुअल में कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ही देख लें कितनी हेल्प कर रही है आपको। क्या कह रही है? एक प्रॉब्लम अगर गिवन है और आपने उसके करस्पॉन्डिंग का ऑप्टिमल निकालना है, तो अलग से डुअल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, प्राइमल को सॉल्व करें और ऑप्टिमल आइटरेशन से कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाते हुए आप डुअल का ऑप्टिमम बता सकते। पॉइंट क्लियर हुआ जी? यस सर, क्लियर है सर। आई होप आज आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन का बहुत बड़ा एडवांटेज सीख लिया होगा। लेकिन अभी भी मैंने कह दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में डुअल सिंप्लेक्स मेथड करेंगे, डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं करेंगे। अभी भी इसी रेडी मिक्स को लेके मैं टेबल के अंदर दिखाऊंगा आपको। अभी भी आपने पता क्या किया? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाते हुए आपको लीनियर इक्वेशंस आ रही थी और साइमल्टेनियसली उसको सॉल्व कर रहे थे। अभी भी हर्डल अभी है, जबकि आप देखोगे कि जब आप सिंप्लेक्स मेथड में हम सॉल्व कर रहे हैं टेबल के जरिए, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राइमल का कहां से मिलेगा? आखिरी आइटरेशन से। कौन से कॉलम में आपका आंसर पड़ा हुआ है? सॉल्यूशन कॉलम, बताइएगा। आपका प्राइमल प्रॉब्लम सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं तो थर्ड आइटरेशन में आपको ऑप्टिमल मिल जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस कॉलम में पड़ा हुआ है? सॉल्यूशन थर्ड आइटरेशन की सॉल्यूशन कॉलम में। और डुअल कहां पे पड़ा हुआ है? डुअल जो आपकी जीरो होती है, जीरो के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपका डुअल सॉल्यूशन होगा। आपको अलग से ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका जो यानी मैं ये कहूंगा, प्राइमल प्रॉब्लम को आपने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया, तो मैं आपसे पूछूंगा प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहां पड़ा है? आप कहेंगे थर्ड आइटरेशन के सॉल्यूशन कॉलम में। तो मैं आपसे पूछूंगा डुअल ऑप्टिमम कहां पड़ा है? आप प्राइमल के फाइनल आइटरेशन में जो जीरो है उसके अंदर आपका डुअल पड़ा है। कैसे देखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आपको एक सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया, उसका ऑप्टिमम उठाओगे सॉल्यूशन कॉलम से और उसका डुअल ऑप्टिमम उठाओगे उसकी जेड रो से, तो जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंप्लेक्स टेबल के अंदर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन।
जी सर ये वाला सर तरीका जरा मुश्किल नहीं है, ये जरा सर जरा अजीब सा लग रहा है। दोबारा आपकी आवाज में नॉइस है, बताएं क्या कह रहे हैं दोबारा से? सर मैं कह रहा हूँ ये तरीका सर जरा वो मुश्किल नहीं लग रहा सर, अजीब सा। ये वाला जो आज करवाया, यस सर। हाँ ये करवाया आपने, आगे से हो सकता है यूज भी ना करना हो इसे, लेकिन ये करवाया पता क्यों है? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन यहीं से ही समझ आनी थी आपको। एम आई राइट? यस सर। सर ठीक है सर। सर आप सर फिर वो अपलोड कर देना ताकि सर मैं दोबारा सुन के अच्छी तरह समझ लूँ। हाँ ये दोनों लेक्चर, आज का ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये भी अवेलेबल है, और इसका जो मेरा YouTube वर्जन है आप अभी Moodle पे जाके देखें, मैंने पहले से ही उसको यस सर। सर मैं देखता होता हूँ सर आपके सारे लेक्चर्स। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज का लेक्चर है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को यही लेक्चर समझा रहा है, और दूसरी बात आपको दो नए रूल्स बता रहे हैं, और वो क्या है? आज के लेक्चर नहीं बताए हैं कि अगर आपका प्राइमल सॉल्यूशन फिजिबल हो और ऑप्टिमम हो तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमल भी होगा। दूसरा रूल, अगर प्राइमल फिजिबल सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल होगा। ये किसने बताया? ये भी आज के लेक्चर नहीं बताया। सिर्फ एक हर्डल होगी कि ये जो आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं आगे जाके उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आपको बताने में आसानी रहेगी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन इस लेक्चर से आप समझ चुके होंगे, आसानी से आप पिक कर सकते हैं प्राइमल ऑप्टिमल और डुअल ऑप्टिमल। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर।